आज मैं फिर से आप लोग के लिए सेट 52 लेकर आया हूँ और चलते हैं अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखे होंगे पिछले वीडियो में मैंने जनरल एप्टीट्यूड से कुछ क्वेश्चन को लेकर आया था, वो सेट 1 था। तो फिर मैंने सोचा कि एक दिन आपका जनरल एप्टीट्यूड रहेगा और एक दिन आपका जो भी आपका सिलेबस से है, ठीक है ना, टेक्निकल, वो आपका टेक्निकल रहेगा। तो आज मैं टेक्निकल लेकर आया हूँ। वो सेट 51 हो चुका है। तो आप लोग यदि नहीं देखे होंगे, कोई नए यूजर होंगे, ठीक है ना, या स्टूडेंट है, तो वो जाकर देखें और ये 52 भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलते अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका स्क्रीन पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, बोल रहा है कि इन कंजर्वेटिव 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल ए ट्रांजैक्शन, ठीक है। आपको बताना है कंजर्वेटिव 2 फेज लॉकिंग, ये आपका शॉर्ट में 2PL भी कहीं कहीं मिलेगा, ठीक है ना। 2PL मतलब 2 फेज लॉकिंग, ठीक है ना। तो 2PL मतलब होता है 2 फेज लॉकिंग। तो इसमें बताना कि कौन जो है कंजर्वेटिव 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है ना दोस्त। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि शुड रिलीज ऑल द ब्लॉक्स ओनली एट बिगनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि जितने भी ट्रांजैक्शन है सारे को हम लोग रिलीज कर देते हैं, मतलब ट्रांजैक्शन से पहले ही सारे को रिलीज कर देते हैं, सारे लॉक्स को। तो ऐसा तो होगा नहीं, ट्रांजैक्शन के बाद आप लॉक्स लीजिएगा, ठीक है ना, उसके बाद ही आप उसे रिलीज कर सकते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन शुरू करने से पहले हम लोग ऐसा नहीं करते, तो ये आपका रॉन्ग है। सेकेंड में क्या बोल रहा है कि शुड रिलीज एक्सक्लूसिव लॉक ओनली आफ्टर द कॉमिट ऑपरेशन। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कॉमिट करने के बाद हम एक्सक्लूसिव लॉक को रिलीज करते हैं। तो बताइए, जब ऐसा आपका रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि कॉमिट के बाद ही करना है, तो कॉमिट के बाद जब आप करते हैं, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग होगा, ठीक है ना। मतलब इसको हम लोग शॉर्ट में S2PL भी बोलते हैं, स्ट्रिक्ट 2 फेज लॉकिंग। तो यहाँ पर तो आपका कंजर्वेटिव पूछा है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना। सी में आपका बोल रहा है कि शुड एक्वायर ऑल द एक्सक्लूसिव लॉक एट बिगनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। इसी के जस्ट आपका यहाँ पर डी में भी बोला है कि शुड एक्वायर ऑल लॉक्स। यहाँ पर क्या है, ऑल द एक्सक्लूसिव लॉक, यहाँ पर बोला है ऑल लॉक्स। ऑल लॉक्स मतलब कि शेयर मोड भी आ गया, एक्सक्लूसिव मोड भी आ गया। तो शेयर मोड में आपका कोई काम नहीं होता है, सिर्फ रीड मोड ही यूज होता है, और एक्सक्लूसिव मोड में क्या होता है, रीड और राइट दोनों होता है। तो आपको तो एक्सक्लूसिव मोड ही ले लेना है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ये होगा आपका शुड एक्वायर ऑल द एक्सक्लूसिव लॉक एट बिगनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है, देखिए, बोल रहा है कि द टाइम टेकन टू स्विच बिटवीन यूजर एंड कर्नल मोड ऑफ एग्जीक्यूशन बी T1 while the time taken to switch between two process be T2, which of the following is true। यहाँ पर बताना है कि जब हम यूजर मोड और कर्नल मोड का जो एग्जीक्यूशन है वो T1 है, ठीक है ना, कब, तो while the time taken to switch between two process be T2, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे करने का मतलब है कि जब हम लोग कर्नल मोड पे यदि वर्क कर रहे हैं, या तो फिर कर्नल मोड जैसे बूटिंग किए, बूटिंग करने के बाद आपका कर्नल मोड बैकग्राउंड में सारा आपका प्रोसेस चलते रहता है। कर्नल मोड से हम लोग जब ओपन हो जाती है पूरी तरह से आपका सिस्टम, तो आप कहीं कोई आइकन पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना, कोई भी आप एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर यूज करते हैं, मतलब कि वही एक तरह का हो गया यूजर मोड। यूजर मोड में चले जाते हैं, फिर आप यूजर मोड पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। समटाइम्स आफ्टर समटाइम्स क्या होता है कि ये उससे हाई प्रायोरिटी का कोई जॉब आती है और आप वहाँ पर स्विच कर जाते हैं। तो स्विच करते हैं तो कहाँ से, कर्नल मोड के पास जाते हैं, कर्नल मोड से फिर से उस प्रोसेस के बाद के पास जाते हैं, तो वो हो जाएगा फिर से यूजर मोड। मतलब कि जब कर्नल मोड से यूजर मोड, यूजर मोड से कर्नल मोड, कर्नल मोड से यूजर मोड, तो इसी को हम लोग जब यूजर मोड से कर्नल मोड में जब स्विच करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है ना। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका दिया हुआ है T2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 लेस देन T2, ठीक है ना, कि लेस देन T2 होगा। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू द OWASP टॉप 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ
क्रॉस सेट स्क्रिप्टिंग। तो मैं आपको बता दूं कि OWASP टॉप 10 में 3 तरह के क्रॉस सेट स्क्रिप्टिंग होता है। फर्स्ट होता है आपका रिफ्लेक्टेड, फर्स्ट आपका होता है रिफ्लेक्टेड, ठीक है। सेकेंड आपका होता है स्टोर्ड, और थर्ड आपका होता है DOM, DOM, ठीक है ना। तो आपका एक्सेस का मतलब वही होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होता है, स्टोर्ड होता है, डॉम होता है। तो ये तीनों आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, नॉट का यूज किया गया है। तो थोड़ा सा केयर करिएगा आप इधर कि नॉट का यूज किया गया, तो नॉट का यूज किया गया तो वर्चुअल क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आपका नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि ए लेयर 4 फायरवॉल, ए डिवाइस दैट कैन लुक एट ऑल प्रोटोकॉल हेडर्स अप टू द ट्रांसपोर्ट लेयर कैन नोट। यहाँ पर आपको बताना है कि ये लेयर 4 मतलब L4 फायरवॉल है, ठीक है ना, जो क्या है कि ये एक तरह का डिवाइस है दैट कैन लुक एट ऑल प्रोटोकॉल हेडर्स अप टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। तो कैन नोट कौन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है आपका ब्लॉक इंटायर HTTP ट्रैफिक ड्यूरिंग 9 PM एंड 5 AM, ब्लॉक ऑल ICMP ट्रैफिक। सी में आपका क्या बोल रहा है कि स्टॉप इनकमिंग ट्रैफिक फ्रॉम ए स्पेसिफिक IP एड्रेसिंग बट allow outgoing traffic to the same IP address। डी आपका क्या बोल रहा है, ब्लॉक TCP ट्रैफिक फ्रॉम ए स्पेसिफिक यूजर ऑन ए मल्टी यूजर सिस्टम ड्यूरिंग 9 PM एंड 5 AM, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधे मैं ऑप्शन पर आता हूँ, करेक्ट ऑप्शन पे। ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पर डी है, ठीक है ना। और क्यों डी है तो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन आपके पास है इस तरह से। ऑप्शन ए में क्या बोल रहा था कि ये में कि कैन ब्लॉक इंटायर HTTP ट्रैफिक बाय ब्लॉकिंग TCP पोर्ट 80 एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज इट इज L4 फायरवॉल। मतलब कि ये TCP पोर्ट 80 मतलब कि HTTP का आपका पोर्ट नंबर 80 होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग ब्लॉक किया जाता है, ठीक है ना। कब, तो जब ये पॉसिबल तभी होता है जब L4 फायरवॉल होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है डी ऑप्शन में कि एज इट इज L4 फायरवॉल कैन नॉट ब्लॉक पैकेट बेस्ड ऑन यूजर आइडेंटिटी बिकॉज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन लेयर। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसका, एप्लीकेशन लेयर का। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है कि इफ G इज ए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड W इज ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ n इन LG, ठीक है ना, हाउ लॉन्ग इज ए डेरिवेशन ऑफ W इन G इफ G इज ए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, ठीक है ना। आपको यहाँ पर लेंथ बताना है किसका, W का, डेरिवेशन ऑफ W का, ठीक है ना, किसमें, ग्रामर में, कि इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में क्या इसका लेंथ होगा या कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप केयरफुली आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यदि आपको PDF लेना है इसका तो आप मेरे टेलीग्राम का आपका लिंक दिया हुआ है आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, तो आप जाकर वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। वहाँ पर आपका सारा जितने भी वीडियोज आपका बना हुआ है लगभग वीडियोज का आपका वहाँ पर PDF मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इसे केयरफुली आप लोग पॉज करके या तो फिर आप वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर जो आपका आएगा 2n-1 आएगा, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है ना, क्योंकि आपका टाइमिंग को भी ध्यान में रखना कि ज़्यादा टाइमिंग आपका मैं ना लूँ, कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन और प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है ना, इसलिए ज़्यादा टाइम मैं आपको नहीं लूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है कि द हाइट ऑफ ए ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रूट टू लीफ पाथ इन इट, द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स इन ए बाइनरी ट्री ऑफ हाइट 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका हाइट दिया हुआ है h =
5, ठीक है ना। आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है ना। तो लेट एन हम मान लेते हैं नोड्स है, इसकी जब हम मिनिमम की बात करते हैं तो मिनिमम क्या होती है, h+1 होता है। तो h+h क्या है, हाइट है, तो h+1 मतलब 5 + 1 6, ठीक है ना। और यहाँ पर यदि मैक्सिमम की बात करें तो ये मैक्सिमम होता है 2h+1 - 1, मतलब कि 2⁶ - 1 = 63। तो आपको सबसे पहले मैक्सिमम की बात कही है तो मैक्सिमम क्या हो जाएगी 63, और मिनिमम की बात की है तो मिनिमम हो जाएगी आपकी 6, ठीक है ना। तो 63 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, सो ऑप्शन ये यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है कि वी हैव xt = L⁻⁻1 × as + b by 2s³ + 9s² + 4s। if lt tends to infinite xt = 1, then a एंड b रेस्पेक्टिवली आर, मतलब कि a और b में आपका रिलेशन बताना है कि दोनों में क्या रिलेशन या क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर सोल्व किया गया है, सॉल्यूशन आपके पास लेकर आया हूँ, ठीक है ना, टाइम कम कंज्यूम करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपका टोटल दिया हुआ है कि LT xt - LT s टेंस टू 0 xx, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका वैल्यू डाल दिया गया है इसका, ठीक है ना, xt का वैल्यू, और इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है 1, ठीक है ना। यहाँ पर वैल्यू आपका 1 है तो इसलिए यहाँ पर -1 हो गया, ठीक है ना। अब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका b/4 -1, ठीक है ना, b/4 -1। तो ये माइनस को हम लोग क्या करते हैं, इस साइड भेज देते हैं, इक्वल टू की इधर भेज देते हैं, तो +1। तो यहाँ पर b/4 = 1 है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है ना, थोड़ा सा शॉर्ट किया गया है। तो b/4 = 1। तो जब हमें b = देखें तो b = क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब कि यहाँ से a को रिडंडेंट कर दिया गया है, ये कि कोई भी वैल्यू हो सकता है ना, क्योंकि आपका जो रिलेशन आया b से सिर्फ आया है, ठीक है ना, ओनली फॉर b आया है। तो इसलिए ये का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए ये का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये कैन हैव एनी वैल्यू बट b = 4 होगा, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ठीक है ना, ये डायरेक्शन को आपको यहाँ पर वेक्टर डिनोट किया गया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप इसे कंस्ट्रक्ट करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना, आपको बताना है कि 4 फ्री स्पेसिस गिवन बाय, कौन सा स्पेस आपका गिवन है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या बोला है कि गिवन मैक्सवेल्स इक्वेशन इज डेल इंटू एच वेक्टर माइनस जे सी वेक्टर प्लस डेल डी वेक्टर बाई डेल टी, ठीक है ना। ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। फॉर फ्री स्पेस कंडक्टिविटी, ठीक है ना, सिग्मा = 0, ठीक है ना, सिग्मा = 0 एंड सो JC = सिग्मा ई वेक्टर = 0। तो ये हो जाएगा 0। देयरफॉर वी हैव द जनरलाइज एक्सप्रेशन फॉर फ्री स्पेस एच डेल इंटू H2 वेक्टर माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस है डेल डी वेक्टर बाई डेल टी, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो ये सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं =2 है, ठीक है ना, ये =2 होगा, ठीक है ना, =2 है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या बोल रहा है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पार्शियल ट्री इन्वॉल्विंग 4 बाइनरी ऑपरेटर्स, ठीक है ना। एक आपका अप साइन दिया हुआ है, डाउन साइन दिया हुआ है, ठीक है ना, राइट दिया हुआ है और लेफ्ट दिया हुआ है, ठीक है ना, सारा साइन आपका दिया हुआ है और सारे को यहाँ बताया गया है कि डाउन एंड राइट हैज़ द सेम प्रेसिडेंस, मतलब कि डाउन वाला साइन और राइट वाले साइन जो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है वो सेम प्रेसिडेंस की है, और राइट से लेफ्ट की ओर जो जा रहा है वो आपका हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, ठीक है ना, और जो अप की ओर जा रहा है, ठीक है ना, वो आपका लोएस्ट प्रेसिडेंस है। तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपका कितने करेक्ट आप स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द डायग्राम इन इक्वेशन इट कैन बी सेड दैट, ठीक है ना, आपकी इक्वेशन डायग्राम देखिएगा तो क्या बोल रहा है कि आर
एस मतलब कि यहाँ से एग्जीक्यूट्स फर्स्ट एंड हैंस आपका लेफ्ट जो है, ठीक है ना, लेफ्ट की तरफ जो जा रही है, लेफ्ट डायरेक्शन हैज हाईएस्ट प्रीसीडेंस, ठीक है ना। पी अप डायरेक्शन एग्जीक्यूट्स लास्ट एंड हैंस अप हैज लोएस्ट प्रीसीडेंस। सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ठीक है ना, सेकेंड और थर्ड क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, सेकेंड और थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑल्सो डाउन डायरेक्शन प्रीसीडेंस इज लेस दैट एंड राइट डायरेक्शन इज इनकरेक्ट, मतलब फर्स्ट जो आपका है क्या हो जाएगी, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ठीक है ना, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ स्टेटमेंट करेक्ट इक्वल टू 2, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताए कि ऑपरेटर एट द लास्ट लेवल हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाइल ऑपरेटर एट द रूट विल हैव लोएस्ट प्रेसिडेंस, ठीक है ना। तो आप इसे इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके क्या बोल रहा है कि इन विच एड्रेसिंग मोड द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज जनरेटेड बाय एडिंग ए कांस्टेंट वैल्यू टू द कंटेंट ऑफ ए रजिस्टर। आप रजिस्टर में जब आप कांस्टेंट वैल्यू को ऐड कर आप इफेक्टिव ऑफ एड्रेस ऑपरेंड फाइंड आउट करते तो ये कौन सा एड्रेसिंग मोड होगा, ठीक है ना। तो जब भी हम कांस्टेंट वैल्यू को ऐड करते हैं रजिस्टर के साथ में, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू मान ली कोई 5 है, उसे हम लोग इफेक्टिव एड्रेस ऑपरेंड निकालने के लिए हम यूज करते हैं, वो करते हैं हम लोग इंडेक्स मोड में, ठीक है ना। किस में करते हैं, इंडेक्स मोड में करते हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, इंडेक्स मोड। और ये क्या होता है, एड्रेसिंग मोड मतलब कि कोई डेटा, ठीक है ना, कोई डेटा को फाइंड आउट करना है तो डेटा हो जाता है एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना, एड्रेसिंग। और इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड क्या होता है कि उस डेटा को आपको फाइंड आउट करने में कितने टाइम लगा या कितने टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये होता है आपका इफेक्टिव एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, ठीक है ना। तो जब भी हम रजिस्टर के साथ किसी कांस्टेंट वेरिएबल को हम लोग ऐड कर इफेक्टिव एड्रेस ऑपरेंड को फाइंड आउट करते हैं तो वो होता है आपका एड्रेसिंग मोड, ठीक है ना, तो ये सॉरी इंडेक्स मोड। तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन एंड होता है। तो अपने सेशन को भी इसी के साथ एंड करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।